हेलो नमस्कार दोस्तों हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 कवर करते जा रहे हैं। ये आज 7वां पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट हमने कवर करा दिए हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि 1 से लेकर 6 तक पार्ट पहले देख लें या फिर छठा जो पार्ट है वो देख लें ताकि आपको ये वीडियो लगातार समझ आ जाए। ठीक है, तो जो EO RO की वैकेंसी है उसमें आपको डायरेक्ट ये मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ से 10 से 15-20 क्वेश्चन वहाँ पर डायरेक्ट पूछे जाएंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी वीडियो क्लास से आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर कवर हो रहे होंगे जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और इस जो हर एक वीडियो है उसके जो नोट्स हैं मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है RAS गुरुजी वहाँ पर भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, और अगली वीडियो से हम रिवीजन भी शुरू कर देंगे जिसमें आपको 1 से लेकर 8 तक जो है, जो 1 से लेकर जो वीडियो हैं उनसे संबंधित मैं 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हर एक वीडियो से सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा ताकि आप उसके रिवीजन भी आपका आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई क्वेरी होती है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, तो ये धारा कौन सी है? 12 नंबर। तो चैप्टर 2 अभी चल रहा है, अध्याय 2 चल रहा है, इसमें धारा 12 है जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन। तो प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी कोई स्कूल है, वहाँ पर कोई HM है तो उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं लेकिन वो अकेला तो सारे काम कर नहीं सकता, तो अपने जो कोई सबऑर्डिनेट होते हैं या उसके कोई साथी होते हैं उनको क्या करते हैं, अपनी पावर उनको दे देता है, मतलब लिखित दे देता है। तो उससे क्या होता है कि वो उसका बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो पावर का देने का मतलब यह है कि जो भी इसके पावर है, आदेश हैं, जो भी उसके अधिकार हैं वो किसी दूसरे को जब सौंप देता है तो उसको डेलीगेशन बोला जाता है, प्रत्यायोजन बोला जाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग तो अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, तो अपने कार्यों के लिए वो जो कृत्य हैं उनको कर देता है, प्रत्यायोजन कर देता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं तो उसका जो कार्य किस किस को सौंपेगा? उप निर्वाचन आयुक्त को सौंपेगा और जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो सचिव है वो भी इन कार्यों को कर सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो प्रत्यायोजित किसको करेगा कार्यों का? उप निर्वाचन आयुक्त को, और सचिव को प्रत्यायोजन करेगा अपने कार्यों का। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली। जो मैंने आपको बोला है कि नामावली तैयार होगी, तो आप जिस भी वार्ड में, मान लो आप किसी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में रहते हैं तो आपका जो भी वार्ड होगा तो आपके वार्ड की क्या है कि नामावली तैयार होती है। निर्वाचक नामावली मतलब मतदाता सूची तैयार होती है। ठीक है, तो ये नामावली किसके थ्रू तैयार होती है? ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा तैयार होती है। और ये कौन होता है? ये राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का ऐसा अधिकारी होता है जो राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाए या नाम निर्दिष्ट किया जाए। तो पदाभिहित, अब ये जो शब्द है ना पदाभिहित, वो नाम निर्दिष्ट, एक किसी कमेंट भी मेरे को मिला था कि सर ये जो टिपिकल शब्द है इनके बारे में भी हमको थोड़ा सा बता दीजिए कि ये सरल हिंदी में इनको क्या कहा जाता है जिससे आसानी से हो जाए। तो मैंने इसके लिए टेलीग्राम चैनल पर अभी शुरू किया है, तो इनके जो हिंदी अर्थ हैं वो वहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगी जब भी आप खुद भी पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो पदाभिहित का मतलब होता है सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, और नाम निर्दिष्ट का मतलब होता है नाम से संकेत किया हुआ। ठीक है, तो पदाभिहित जैसे मान लो सेवा प्रदान करने के लिए कोई भी अधिकारी उत्तरदायी व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो निर्वाचक नामावली तैयार होगी वो किसके द्वारा तैयार होगी? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा तैयार होगी। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार के परामर्श से किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और इसके निमित्त ये पदाभिहित नाम निर्दिष्ट इस तरह का ये यहाँ पर इसको निमित्त कर सकेगा राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य होगा वो क्या करेगा? पुनरीक्षित करेगा, रूपांतरित करेगा, अद्यतन इसको अपडेट करेगा और प्रकाशित ये क्या मतदाता सूची ये तैयार करेंगे। ठीक है, अगला है प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयारी और पुनरीक्षण के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किन्हीं विहित निर्बंधों के अध्ययन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वार्ड के लिए जो भी निर्वाचक नामावली है, मतदाता सूची है, उसकी तैयारी करने के लिए, ठीक है, वो पुनरीक्षण करने के लिए मतलब दोबारा से देखने के लिए, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कुछ व्यक्तियों को और साथ में नियोजित कर सकता है जिनको वो लगता है कि यार ये ठीक से मेरे साथ कार्य कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर पाएंगे, तो ऐसे और अधिकारी कर्मचारियों को भी वो अपने साथ में ले सकता है। अगला है
राज्य निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा। तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति भी हो सकती है और ये कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और ये क्यों करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग अगर कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है और उसको सहायता चाहिए और हेल्प चाहिए उसके सारे कार्यों करने के लिए, कृत्यों के पालन में सहायता देने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो वहाँ पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में भी नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करता है। जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है उनकी हेल्प करता है, उनको मदद करते हैं। ठीक है, प्रत्येक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा। तो जो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है वो किसके अधीन रहेगा? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अधीन रहेगा। तो जैसे ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, इसके नीचे बहुत सारे सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हो सकते हैं जो उसकी मदद करते हैं, तो उसके नियंत्रण के अधीन रहेंगे। और ये जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के जो समस्त या जो भी कार्य हैं उनके लिए करने के लिए सक्षम रहेंगे, मतलब इनको सभी पावर्स रहेंगे, सभी इनको अधिकार रहेंगे और इनका दायित्व भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समान रहेगा। अब बात करते हैं कि निर्वाचक जो नामावली है उसमें किस किस का नाम आ सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो अर्हता की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि मतदान देने के लिए, मतदाता बनने के लिए, निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचक बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। मान लो आप किसी नगर पालिका क्षेत्र में, नगर निगम, नगर परिषद में हैं और आपको मतदान करना है, तो अर्हता की तारीख से, ये मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए मतदान देने के लिए। दूसरी बात, नगर पालिका के किसी वार्ड का मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए, मतलब आप किसी भी वार्ड का, उस नगर पालिका के किसी भी वार्ड के एक कोई निवासी होने चाहिए। तो दो कंडीशंस यहाँ पे हैं। ठीक है, उस वार्ड के निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। तो अगर आप किसी भी वार्ड की निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए पर्टिकुलर डेट को, और आप किसी भी वार्ड के, उस नगर पालिका किसी वार्ड के एक निवासी होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि निवासी की परिभाषा क्या है, निवासी कौन कौन होंगे। तो सबसे पहली बात लिखी हुई है, किसी व्यक्ति की केवल इस कारण से कि वह किसी वार्ड में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है, यह न समझा जाएगा कि वह उस वार्ड का मामूली तौर पर निवासी है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका किसी भी वार्ड में अगर आपका मकान है, स्वामित्व है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप वहाँ के निवासी हैं। मान लो ये भी तो हो सकता है ना, कोई आदमी ने अभी लिया है मकान और किसी जगह भी प्लॉट ले लिया, मकान ले लिया किसी नगर पालिका किसी वार्ड में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वहाँ का निवासी हो गया। तो उसके लिए और अलग कंडीशंस भी यहाँ पर हैं। ठीक है, तो एकमात्र निवास गृह होने से, स्वामित्व होने से, कब्जा होने से आप वहाँ के निवासी, उस वार्ड के निवासी नहीं बन सकते। दूसरा है, अपने मामूली निवास स्थान से अपने आप को अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की केवल इसी कारण से यह नहीं समझा जाएगा कि वह वहाँ का मामूली तौर पर निवासी नहीं रह गया है। मान लो ये नगर पालिका है, यहाँ पर एक वार्ड है, इसमें आपने मकान बना लिया, लेकिन यहाँ पर ये जो मकान है इससे थोड़े दिन आप बाहर चले गए। ठीक है, मतलब अस्थायी रूप से बाहर चले गए, अनुपस्थित हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ के आपका जो निवास का जो अधिकार है वो ख़त्म हो गया है, मतलब आप तब भी वहाँ के निवासी रहेंगे। अस्थायी तौर पर आप कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ के निवासी हैं, उस वार्ड के आप सदस्य हैं, तो ये एक कोई कारण नहीं बनता। ठीक है, नंबर 2 अगला है, जो कोई व्यक्ति जो मानसिक रोग या मनोवैकल्य या लंबे उपचार वाली किसी अन्य रुग्णता से पीड़ित व्यक्तियों को रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या हो गई, जैसे मान लो आप कोई भी आपके घर में या कोई भी रिश्तेदार है, वो कोई बीमार है, जैसे मान लो मानसिक रोग से ग्रस्त है या कोई और बीमारी है लंबे समय से, और किसी नगर पालिका मान लो कोई हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पे जाके वो एडमिट हो गया। ठीक है, या फिर किसी स्थान में कारागार या अनेक अन्य विधिक अभिरक्षा से निरुद्ध है। ठीक है, या अध्ययन के लिए किसी छात्रावास में रह रहा है या किसी होटल में आकस्मिक अतिथि के रूप में रह रहा है। तो कोई नगर पालिका क्षेत्र है, आप कहीं बाहर के हो कैंडिडेट, और यहाँ पे इस नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, या कोई कारागार है, वहाँ पर अगर कोई एडमिट है,
सॉरी वहाँ कारागार में कोई बंद है, या फिर किसी होटल में रहने के लिए चले जाता है, या कोई बच्चा जो है जो कहीं बाहर का है लेकिन वहाँ पर किसी हॉस्टल में रह रहा है पढ़ने के लिए, तो ये कोई कारण नहीं है कि आपके निवासी के तौर पर आपको अधिकार देंगे। मतलब ये कोई कारण नहीं है कि आप एक निवासी वहाँ के हो, सिर्फ ये कोई कारण नहीं है। अगर आप बाहर के और वहाँ पे एक छोटे अस्थायी तौर पर रह रहे हो तो ये कोई कारण नहीं बनते आपके निवासी होने के उस वार्ड के, ठीक है। यदि किसी मामले में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर कहाँ का मामूली तौर से निवासी है, तो ऐसा प्रश्न मामले के सभी सुसंगत तथ्यों के प्रति निर्देश से और ऐसे नियमों के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा नियमित किए जाएं अवधारित किया जा सकेगा, ठीक है। तो अगर ये कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया कि यार कोई व्यक्ति सच में वहाँ का मूल निवासी है नहीं है, तो वहाँ राज्य सरकार क्या करेगी, कोई भी एक आदेश बना सकती है, कोई भी नियम बना सकती है, कोई निर्देश दे सकती है, उसके आधार पर उसका पता लगाया जा सकता है, मतलब उस पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। अवधारित करने का मतलब ये होता है उस पर विचारित करना, विचार करना, ठीक है। संसद का या राज्य के विधानमंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस वार्ड की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्टरकृत है, उसकी इस कारण से कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य के संबंध में उस वार्ड से अनुपस्थित रहा है, यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है। तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये नगर पालिका है, यहाँ पर कोई एक वार्ड है, ठीक है, ये नगर पालिका हो गई, यहाँ का कोई वार्ड है और यहाँ का कोई MP MLA है, MP MLA है, और ये MP MLA क्या है, यहाँ का निर्वाचक है, मतलब मतदाता है, मतदान देने के लिए रजिस्टर्ड है। लेकिन अब इसका तो जो MP MLA है इसका तो कोई काम की वजह से मान लो ये बाहर चला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ का निवासी नहीं है, मतलब तब भी ये यहाँ का निवासी रहेगा, ठीक है, तब भी ये यहाँ का निवासी रहेगा। अब बात करते हैं इस धारा के प्रयोजनों के लिए अर्हता की तारीख से उस वर्ष की जनवरी का पहला दिवस अभिप्रेत है जिसमें निर्वाचक नामावली ऐसे तैयार की जाती है, पुनरीक्षित की जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था अर्हता की तारीख, तो आप कब एलिजिबल होगे। जैसे मान लो कोई बच्चा है वो अभी 18 साल के होने वाला है, तो उसको 18 साल का कब माना जाएगा, तब माना जाएगा जैसे मान लो जनवरी में अगर 5 तारीख से क्या होता है, शुरू होता है कि भाई आपकी जो मतदाता सूची है उसको तैयार किया जाएगा या उसको फिर से दोबारा देखा जाएगा, अपडेट किया जाएगा, तो 5 तारीख को वहाँ पे काउंट किया जाएगा उस दिन को, ठीक है। अगर वो काम 10 तारीख से शुरू होता है तो वहाँ पे 10 तारीख से माना जाएगा कि 10 तारीख को आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जिस दिन से शुरू हो रहा है वहाँ तक आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाओगे वोट देने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों के निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा एक से अधिक वार्डों के निर्वाचक नामावली में। तो आप सीधी बात है, आप अगर एक वार्ड के आपको निवासी हो एक वार्ड के, तो दूसरे वार्ड की जो मतदाता सूची है वहाँ पर आपका नाम नहीं लाया जा सकता, वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अगला है, कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत करने का हकदार नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके अगर वार्ड की कोई निर्वाचक नामावली मतदाता सूची तैयार हो गई है तो आप सिर्फ एक बार ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा नहीं है कि 2 बार 3 बार आप वोट डाल दें, 3 बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और एक बार ही सिर्फ आपकी मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन होगा आपके वार्ड में, ठीक है। अब 14 नंबर की धारा है 14, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए निर्हरताएँ क्या हैं, अयोग्यताएँ क्या हैं, किस कारण पे आप क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाओगे। तो निर्वाचक नामावली में अयोग्यता के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, कोई भी व्यक्ति वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए निर्हरित होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है। सबसे पहली बात है, अगर भारत का नागरिक कोई व्यक्ति नहीं है तो उसको मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 2, विकृत चित्त है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे घोषित हो चुका है। अगर मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, मन और दिमाग से पागल है और सक्षम न्यायालय ने उसको ऐसा घोषित कर दिया है तो भी वह निर्वाचक सूची में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। या निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निर्हरित है।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई भ्रष्ट आचरण कर दिया या कोई अपराध कर दिया उसने, और उसने किसी नियम के अकॉर्डिंग उसको मतदान देने के लिए अगर उसको अयोग्य करार दे दिया है, तब भी वह क्या होगा, निर्वाचक नामावली में वो अपना उसका नाम नहीं लाया जा सकता। ठीक है। अगला है, रजिस्ट्रीकरण के पश्चात कोई व्यक्ति ऐसे अयोग्य हो जाता है तो उसका नाम इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जाएगा। अब मान लो कोई व्यक्ति है ना, तो वो उसके इसका तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो ये कंडीशंस में शामिल हो जाता है, अगर वो भारत का नागरिक नहीं रहता है, बाहर की नागरिकता ले लेता है, पागल हो जाता है, या फिर वो कोई भ्रष्टाचारण में या कोई अपराध में आ जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका नाम मतदाता सूची से तत्काल काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं, परंतु किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा 1 के खंड ग के अधीन अयोग्यता के कारण काटा गया है, मतलब ये कौन सी है, भ्रष्ट आचरण वाली धारा है। अगर भ्रष्ट आचरण के कारण काटा गया है या किसी अपराध के कारण काटा गया है, तो ऐसी योग्यता उस कालावधि के दौरान जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है, तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनः प्रविष्ट कर दिया जाएगा। तो अगर ये सिर्फ ये वाली जो धारा है, भ्रष्टाचरण वाली धारा या अपराधों वाली धारा, तो ऐसा कोई नियम राजस्थान गवर्नमेंट लागू कर देती है, गवर्नमेंट लागू कर देती है कि आप अब एलिजिबल हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, और अगर वो नामावली चल रही है, मतदाता सूची चल रही है, तो आपका नाम दोबारा भी वहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम दोबारा उसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मिथ्या घोषणा करना, 15वां नंबर है, 15वां जो धारा है वो मिथ्या घोषणा करना। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी में, पुनरीक्षण करने में या शुद्धि करने में, या किसी प्रविष्टि के लिए किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने से या अपवर्जित किए जाने से, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होगी, कोई मतदाता सूची उसकी तैयारी में, उसका दोबारा पुनरीक्षण करने में, शुद्धि करने में, या सम्मिलित करने में, या उसको हटाने निकालने में के संबंध में ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप से करता है। अगर कोई किसी ने लिख के दे दिया कि भाई ये कोई घोषणा करता है, वो कोई किसी भी मतलब इस बारे में अगर कोई भी घोषणा वो कर देता है, लिख के दे देता है जो कि मिथ्या है, मतलब झूठ है, या उसके मिथ्या होने का उसको भी पता है, उसको विश्वास है, या उसके सत्य होने पर उसको विश्वास नहीं है, तो वह कारावास उसको दे दिया जाएगा। कारावास की अवधि क्या रहेगी, 1 वर्ष तक की हो सकेगी, 1 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है अगर कोई झूठी लिखित में कोई घोषणा करता है, कोई टिप्पणी करता है। ठीक है। और उसको भी पता है कि यार उसने गलत किया है, झूठा बोला है, उसको पता लग जाता है सच में उसने सत्य नहीं बोला है, तो 1 वर्ष की उसकी सज़ा होगी। जुर्माना 2000 रुपये से कम नहीं होगा, और जो 5000 रुपये तक हो सकता है। तो 1 वर्ष की सज़ा हो जाएगी और 2000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर दोनों से भी वो दंडनीय हो सकता है। तो अगर नामावली के बारे में, निर्वाचक नामावली के बारे में, मतदाता सूची के बारे में गलत घोषणा नहीं करनी है, कुछ भी लिखित में अगर आपको पता नहीं है, बिल्कुल आपको जब तक पूरा विश्वास नहीं हो तब तक आप उसके खिलाफ कोई भी चीज़ें आप लिख के नहीं दे सकते, मतलब भ्रामक मिथ्या झूठ आप घोषणा नहीं कर सकते। अगली बात है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो धारा 16 के अंतर्गत आता है। तो एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा जो राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित करे या नाम निर्दिष्ट करे। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होगा। तो राज्य सरकार का अधिकारी होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से, तो राज्य सरकार के परामर्श से निमित्त पदाभिहित करे या नाम निर्दिष्ट करे। पदाभिहित का मतलब सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाए या उसके नाम से संकेत करे, किसी को भी चार्ज दे। तो इसका जो नियुक्ति कौन किया जाएगा, किसके द्वारा होगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, और ये राज्य सरकार का अधिकारी होगा। अब बात है राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए। तो ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण में रहेगा, उसके निर्देश में काम करेगा और उसके नियंत्रण में काम करेगा। ठीक है। अधीन का मतलब ये होता है उसके अधीन काम करना। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन काम करेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब लिखा हुआ है मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राज्य में इस अधिनियम के अधीन समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा। पर्यवेक्षण का मतलब होता है मॉनिटरिंग करेगा, उसको मॉनिटरिंग करेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी। जो राज्य में जो जितने भी मतदाता सूची बन रही है उनकी जो तैयारी किस तरह से हो रही है, उनकी जो पुनरीक्षण है, शुद्धि है, उसका क्या करेगा, पर्यवेक्षण मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेगा। तो पर्यवेक्षण का कार्य किसको दिया गया है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिया गया है। राज्य में इस अधिनियम के अधीन के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। तो राज्य में इस अधिनियम के अधीन जितने भी जो निर्वाचन हैं, जितने भी निर्वाचन होने हैं, उनके संचालन का जो सारा पर्यवेक्षण करेगा कौन करेगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेगा। ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा जिसका राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश देता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग अगर उसको कोई और निर्देश देता है, अन्य शक्तियों पावर्स देता है, कोई और कर्तव्यों का दायित्व देता है, तब भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उसके अधीन नियंत्रण में काम करेगा। अब अगला जो धारा है वो है जिला निर्वाचन अधिकारी, 17वें नंबर की धारा है। इसमें लिखा हुआ है, राज्य में प्रत्येक जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित नाम निर्दिष्ट करेगा जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में, इसमें लिखा हुआ है कि राज्य में प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी की पदाभिहित करेगा, मतलब उसके नाम से सेवा प्रदान करने के लिए उसको नियुक्त करेगा, उत्तरदायी बनाएगा, नाम निर्दिष्ट करेगा जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा। तो ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, हर एक जिले के लिए एक अधिकारी होगा। राज्य निर्वाचन आयोग इसको पदाभिहित करेगा, नाम निर्दिष्ट करेगा, ठीक है, उत्तरदायी बनाएगा। और ये किसकी परामर्श से बनाएगा, राज्य सरकार के परामर्श से बनाएगा। और ये कौन होगा, राज्य सरकार का अधिकारी होगा। परंतु राज्य निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे अधिकारी पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कर्तव्यों का एक अधिकारी द्वारा समाधानप्रद रूप से पालन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ज़िला बहुत बड़ा है, वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और अगर राज्य निर्वाचन आयोग को ये लगता है कि यार इस ज़िले के लिए एक से ज़्यादा जिला निर्वाचन अधिकारी होने चाहिए, तो वह एक से अधिक भी जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, उनको उत्तरदायी बना सकता है। ठीक है, जब उसको लगता है कि यार एक से अधिक की आवश्यकता यहाँ पर है। अगला है, जहाँ किसी जिले के लिए उपधारा 1 के परंतु के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट किए जाएं, वहाँ राज्य निर्वाचन आयोग उस आदेश में जिससे जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित नाम निर्दिष्ट किए जाएं, वह क्षेत्र भी निर्दिष्ट करेगा जिसके बारे में ऐसा प्रत्येक अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग करेगा। तो अभी तक क्या बात हुई, जैसे मान लो ये कोई ज़िला है, हर एक ज़िला के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर नियुक्त कर परामर्श से वहाँ पर उत्तरदायी बनाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा ज़िला है जिसकी या तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या करेगा, एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, उनको उत्तरदायी बनाया जा सकता है। और यहाँ पर ये बोला है कि जब भी ये आदेश निकालेगा राज्य निर्वाचन आयोग, तो वहाँ पर एक क्षेत्र का भी बताएगा, क्षेत्र भी बताएगा कि यार ये क्षेत्र तो ये जिला निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत आएगा और ये क्षेत्र जो है इस जिला निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत आएगा। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो क्षेत्र के बारे में भी बताएगा कि प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी जो है उसके अधिकारिता, आदेश, नियंत्रण किस किस क्षेत्र पर रहेंगे, तो क्षेत्र का भी। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो एक ज़िले में 30 तहसील हैं या उपखंड हैं, तो अगर वहाँ पे आवश्यकता है 2 जिला निर्वाचन अधिकारी बनाने की, तो हो सकता है गवर्नमेंट जब जैसे ही दो जिला निर्वाचन अधिकारी बनाएगी तो हर एक जिला निर्वाचन अधिकारी को तहसीलों का या फिर उपखंडों का आवंटन कर देगी या उनके बारे में बता देगी कि ये इस पे इसका नियंत्रण रहेगा, दूसरे का दूसरों 15-20 पे, बाकी में जो दूसरे का रहेगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर जिले की नगर पालिकाओं में निर्वाचनों के संचालन के संबंध में सभी कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा। तो जितने भी जो निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो इसके अंतर्गत कौन कौन काम करेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी काम करेंगे, सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी काम करेंगे। ठीक है, और इनकी जो
जो प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी है, जिसका जो अधिकार क्षेत्र है, वहाँ के जो नगर पालिकाओं में जितने भी चुनाव होंगे उनके संचालन के लिए जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसका कार्य करेगा और मॉनिटरिंग का कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी करेगा। और वो किसके अंडर में काम करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अंडर में काम करेगा। ठीक है, उसके निर्देश में काम करेगा, उसके नियंत्रण में काम करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उससे सौंपे जाएं। तो अगर राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ है, राज्य निर्वाचन आयोग जो भी इनको काम सौंपेगा या मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी को काम सौंपेगा, वो भी काम जिला निर्वाचन अधिकारी को करने पड़ेंगे। अब बात है कि स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारी वृंद का उपलब्ध कराया जाना। ठीक है, 18 नंबर की धारा है। तो अब आपको भी पता है कि राज्य निर्वाचन आयोग हो गया या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो गया, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी हो गया, ये अकेले तो काम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा इनको कर्मचारियों का ग्रुप चाहिए, समूह चाहिए, तभी तो वो निर्वाचन हो सकता है, चुनाव हो सकता है। तो राज्य में राज्य का प्रत्येक जो स्थानीय प्राधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किए जाने पर किसी भी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएंगे जो निर्वाचक नामावलियों की तैयारी पुनरीक्षण से संसक्त किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो। तो जो राज्य का जो कोई भी स्थानीय प्राधिकारी है, कोई भी अधिकारी है, प्राधिकारी जो भी है, प्राधिकारी का मतलब यह है कि अधिकार प्राप्त व्यक्ति जो कोई भी है राज्य का, तो अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वहाँ पर कोई आदेश दे देता है, अपेक्षा करता है कि भाई यहाँ पर हमको कर्मचारी चाहिए, तो जो स्थानीय प्राधिकारी है वो क्या करेगा? निर्वाचक जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है उसको कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे BLO वगैरह होते हैं, उसको कोई हेल्प की आवश्यकता होती है तो और कर्मचारी उनके साथ में लगा देते हैं। तो वो क्या करेंगे? मतदाता जो सूची है, निर्वाचक नामावली है, उनकी तैयारी करेंगे, पुनरीक्षण करेंगे और जो भी कार्य होंगे उसमें उनकी मदद करेंगे। तो ऐसे स्टाफ वहाँ पर उपलब्ध करा देगा, कोई भी जो स्थानीय जो अधिकारी है वो उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अगला है निर्दिष्ट प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किए जाने पर किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराए जो निर्वाचन से संसक्त किन्हीं भी कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक है। तो जो वही वाली बात है कि जो ऐसा अधिकारी है तो वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भी और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको भी जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जो वहाँ का जो स्टाफ होगा, लोकल स्टाफ होगा, उनको वहाँ पर उपलब्ध करवाएगा ताकि वो काम आसानी से हो सके। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे। जो उपधारा 2 है, ये यहाँ पर जो भी प्राधिकारी होंगे वो कौन कौन होंगे? सबसे पहले है प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, जो भी लोकल लेवल पर जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, जो भी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं, चाहे वो हेडमास्टर हो गया, PO हो गया, SDM हो गया, तो ये क्या है? वो इसमें शामिल होंगे। अगला है कोई भी अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम जो किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित हो और जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों का द्वारा पूर्णतः सार्थक वित्त पोषित हो। इसका मतलब यह है कोई स्थानीय प्राधिकारी हो गया या कोई ऐसा संस्था भी हो सकती है जो राज्य सरकार ने इसी काम के लिए बना रखी है कि भाई वो उसको पैसा देती है गवर्नमेंट और इसी काम के लिए बना रखी है कि भाई कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसको स्टाफ उपलब्ध करा दे, तो वो भी एक संस्था यहाँ पर काम कर सकती है। अब अगला है अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना। तो इसमें सीधा मतलब है जैसे ही निर्वाचन होगा तो ये जो जितने भी कर्मचारी यहाँ पर मिलेंगे उनको डेपुटेशन पे समझा जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग में, डेपुटेशन पे समझा जाएगा और ये सभी क्या करेंगे? राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में काम करेंगे, उसके अधीक्षण में काम करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल मतलब है जो भी कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग में डेपुटेशन पर उनको माना जाएगा कि वो वहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर हैं। ठीक है, उनको सभी छुट्टियाँ वगैरह जो भी है DL सैंक्शंस होगी, जो भी होगी वो राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से सैंक्शन होंगी। ठीक है, अगला है निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों का भंग। मान लो कोई भी जो कर्मचारी है वो जो मतदाता सूची तैयार कर रहा है या निर्वाचक नामावली तैयार कर रहा है, उसके जो पदीय कर्तव्य हैं, जो उसके पद के जो कर्तव्य हैं, अगर उनको पूरी तरह से कार्य पूरा नहीं करता है तो उस केस में क्या कंडीशंस हो सकती हैं? तो लिखा हुआ है, यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो किसी
निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से संसक्त या किसी प्रविष्टि को उस निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने से संसक्त किसी पदीय कर्तव्य के पालन के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, ऐसे पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्यों का दोषी युक्तियुक्त हेतु के बिना होगा, तो वह दोष सिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि 3 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 2000 रुपये तक होगा, या दोनों से दंडनीय होगा। तो अगर कोई भी कर्मचारी है जो नामावली तैयार करने में या उसको अपडेट करने में कोई भी गलती करता है, उसको कर्तव्य का पालन नहीं करता है, और अगर उसका दोष सिद्ध हो जाता है, ठीक है, दोष सिद्ध हो जाता है, तो 3 माह से 2 वर्ष तक की उसको कारावास हो सकता है, ठीक है, और 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का उसका जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर वो दोनों जो अपराध जो दोनों जो हैं कंडीशंस वो भी उस पर अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है, या तो सज़ा भी हो सकती है, साथ में उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला कंडीशन है किसी कार्य लोप की नुकसानी के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्रवाई से ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि 2 कंडीशंस ही यहाँ पर अप्लाई की हुई हैं, 2 कंडीशंस ही यहाँ पे, पर इसके अलावा कोई उसके खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है, कोई विधिक कार्रवाई उस कर्मचारी के खिलाफ नहीं करी जाएगी। इसके बाद सिर्फ 2 कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होंगी। जब तक राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा या प्राधिकार के अधीन कोई शिकायत न हो, तो कोई भी न्यायालय के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। कोई भी न्यायालय उपधारा 1 के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई राज्य निर्वाचन आयोग या अगर मान लो कोई कर्मचारी है वो ऐसा पद के विरुद्ध काम कर देता है या उसका अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, उसके खिलाफ दोष भी सिद्ध हो जाता है, तो अगर कोई राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी अगर किसी कोर्ट में अगर कोई केस दर्ज नहीं करता है, शिकायत दर्ज नहीं करता है, तो कोई भी न्यायालय, कोई भी कोर्ट उसके अपराध जो भी अपराध हुआ है उसका संज्ञान नहीं लेगा, उस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले सकता, मतलब उस पर कोई कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर कोई जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी अगर कोई शिकायत दे देते हैं तब ही सिर्फ कोर्ट उस पर विचार करेगा, अन्यथा विचार नहीं करेगा। अब बात करते हैं तो सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति, तो मैं चाहूँगा कि इसको अगली वीडियो में अपन कवर करें। तो ये अगली वीडियो में हम कवर करेंगे सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी मैं आगे वीडियो कवर करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और इसके जो नोट्स हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।